नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञानधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात एक अन्य शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षाओं में हमने वाक्य रचना संबंधित जो व्याकरण का एक तीसरा आयाम था उसको सुस्पष्ट करने का प्रयास किया। हमने अर्थ की दृष्टि से, वाक्य की रचना की दृष्टि से, वाक्य के अवयव, वाक्य के घटक, ऐसे सभी संकल्पनाओं को यहाँ पर बेहतरीन प्रकृति, उनकी परिभाषा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से सुस्पष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि आप वाक्य रचना को भली भांति समझ पाए होंगे। लीजिए मित्रों, उसी क्रम में आज का हमारा एक नया बिंदु, जैसा कि आप थंबनेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर पा रहे होंगे, भली भांति पढ़ पा रहे होंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग, इस बिंदु को लेकर मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूं, जिसमें हम बात करेंगे विराम चिन्हों को लेकर। मित्रों, जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो विराम चिन्हों के प्रयोग के दौरान कुछ बातें सुस्पष्ट रहती है कि हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं और विराम का प्रयोग हमें किस प्रकार से एक बेहतरीन समझ को जो है विकसित करता है। ध्यान रहे मित्रों, जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि लिखावट के दौरान हमें कहीं ना कहीं सांस रोकना है या किसी बात को सुस्पष्ट करने के लिए बात के बीच में ही, शब्द के बीच में ही कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। और हो सकता है कि उस शब्द को परिपूर्ण करने से पूर्व ही में रुकना पड़े या कई बार पूरे वाक्य को पूर्ण करने के पश्चात में रुकना पड़े। तो उन सभी ऐसी स्थितियों का आभास करने के लिए तमाम प्रकार के व्याकरणिक दृष्टिकोण से कुछ विराम चिन्ह होते हैं। वो अलग अलग विराम चिन्ह अलग अलग स्थितियों से हमें जो है अवगत करवाते हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह किस जगह पर जो है उपलब्ध हो पाएगा और कहां पर हमें उस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अर्थात मैं बताना चाहूंगा कि शब्द हो, शब्दांश हो, वाक्यांशों के पश्चात हम जो ये बात को कहने के लिए, भलीभांति समझाने के लिए जहां पर हम विराम लेते हैं उसे हम एक ठहराव के रूप में कह सकते हैं। वो जो ठहराव होता है, उसी ठहराव के साथ हमारी भावाभिव्यक्ति, हम जिस कल्पना की ओर दृष्टिकोण हमारा जा रहा है उसका आभास करवाना, उन विराम चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से सुस्पष्ट तरीके से हम उस आभास तक पहुंच सकते हैं, हमारी कल्पनाओं तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रहे मित्रों, उन ठहराव का ज्ञान करवाना, वो जो ठहराव है, उन ठहरावों को ज्ञान करने के लिए ही हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम जो बात समझाने जा रहे हैं उस ठहराव को हम विराम चिन्हों के माध्यम से आप तक भलीभांति संप्रेषित कर पाए, प्रेषित कर पाए, ताकि जो बात आप तक पहुंचानी है वो बिल्कुल सही तरीके से आप तक पहुंच पाए। तो लीजिए मित्रों, ये विराम चिन्हों का प्रयोग, जो इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो संकल्पना है, उसको आज हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। और मैंने जो अभी आप तक बात पहुंचाने का प्रयास किया कि किस तरीके से वो ठहराव है, वो विराम चिन्हों के माध्यम से हम उसे भलीभांति समझ सकते हैं। तो कितने प्रकार के विराम चिन्ह रह सकते हैं, उन सभी प्रकार के विराम चिन्हों के प्रयोग, उनकी प्रकृति, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से हम बताएंगे कि उनका प्रयोग, किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहां कहां किस किस स्थिति में हो सकता है। तो लीजिए मित्रों, आज के इस बिंदु का हम आगाज करते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी। तो लीजिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह, ध्यान रहे मित्रों, विराम का अर्थ रुकना या विश्राम लेना। क्या लेना? विश्राम। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो लिख रहे हैं तो हमें उसको बोलना भी तो पड़ेगा। तो वहां पर यदि हमें सांस लेने की आवश्यकता है या किसी बात को अच्छे तरीके से कहना है तो वहां पर एक थोड़ा सा विराम आपको लेना पड़ेगा। अब कौन कौन सी स्थिति में वो जो ठहराव होगा, वहां पर कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग होगा, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह का जो प्रयोग है या जो विराम चिन्ह है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, बोलते समय वक्त को सांस लेने के लिए अथवा वक्ता को सांस लेने के लिए अथवा अपनी खास बात पर विशेष बल देने के लिए, कई बार क्या होता है कि कोई खास बात ऐसी होती है जिसे हम प्रभावी तरीके से बताना चाहते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा ठहराव लेना पड़ता है, विश्राम लेना पड़ता है, रोकना पड़ता है अपने आप को, ताकि उस बात पर विशेष प्रभाव पड़ पाए।
खास बात पर विशेष बल देने हेतु या बात को भलीभांति समझाने के लिए थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। अनेक बार यह भी स्थिति आती है कि किसी शब्द को बोलने के पश्चात रुकना पड़ता है तथा कई बार अधूरी बात कहकर कुछ क्षण के लिए भी रुकना पड़ता है। ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन से हम देखते हैं कि कैसी कैसी स्थितियां बनती है, अलग अलग स्थितियों में हम किस प्रकार से जो है इन विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। और बात पूरी हो जाने पर एक बार तो थोड़ी सी देर के लिए रुकना ही पड़ता है। मतलब कि जब भी बात पूरी हो जाती है तब हमें एक बार अच्छे से उसमें ठहराव, विश्राम, रुकना पड़ता ही है। ठीक है ना। ये एक परिपाटी होती है लिखावट की अपने आप में या बोलते वक्त भी। फिर देखिए, शब्द हो, वाक्यांश हो या वाक्य के पश्चात आने वाले इस ठहराव को ही विराम कहते हैं। ये जो ठहराव है, विराम को हम यहां पर ठहराव कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। लिखावट में इस ठहराव का बोध कराने हेतु भलीभांति भांति भांति के चिन्ह, ठीक है ना, भांति भांति के चिन्ह लगाने पड़ते हैं और ये चिन्ह भी विराम चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। विचार की स्पष्टता हेतु भी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिन्हों को लगाने से बात अथवा विचार भाव में रुकावट तो नहीं आती, अपितु इनके प्रयोग से लेखन सौंदर्य बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी बात। देखो, विराम चिन्ह के प्रयोग से क्या होगा कि बात को भलीभांति समझ पाने या समझ को विकसित करने में भी ये कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन लेखन का सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। लेखन का सौंदर्य भी जो है ये बढ़ाते हैं। लेखन का सौंदर्य बढ़ाना, लेखन का सौंदर्य बढ़ाना, यह भी इनका एक विशेष कार्य रहता है तथा कही हुई बात को भलीभांति समझने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह प्रयोग रहते हैं कि कही हुई बात को स्पष्ट तरीके से पहुंचाना, किसी भी बात को भलीभांति संप्रेषित करना और लेखन सौंदर्य बढ़ाना, ठहराव को बताना, ठहराव को किस प्रकार से हम बता सकते हैं तो वो भी विराम चिन्हों के माध्यम से भी इसको, उस कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं रुकना होता है, कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ कम रुकना है, वहां पर भी जो है विराम चिन्ह प्रयोग आते हैं। तो देख लीजिए इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषा को, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये परिभाषा थी प्रकृति की हम बात की विराम चिन्हों को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इन विराम चिन्हों के लगने न लगने पर अर्थ का स्पष्टीकरण बाधित होता है। ध्यान रखना कि यदि आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भी लिखा हुआ है आपने, उसकी जो अभिव्यक्ति होगी, इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है। इन चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सुविधा मिलती है। मतलब कि आप जो अभिव्यक्ति करते हैं, आप जिस बात का आभास करना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति करना, उसको शब्दों के माध्यम से ढालना, वो अभिव्यक्ति जो है इन विराम चिन्ह के रूप में आपको करने में जो है वो सहायता मिलती है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति भाव, विचार सुस्पष्ट, संयत, सशक्त और प्रभाव उत्पादक बनते हैं। मतलब कि बात को भलीभांति समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं समझ विकसित करने में विराम चिन्ह आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इसे भाषा में भी स्पष्टता आती है। यदि विराम चिन्हों का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है तो अर्थ का अनर्थ ही हो सकता है। ध्यान रहे, विराम चिन्ह हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से जितने भी विराम चिन्ह हैं उनकी अपनी एक विशेष जो है विशेषता रहती है। जो विराम चिन्ह अगर आप जहां पर इनकी आवश्यकता है, यदि वहां पर आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, हिंदी में कुछ विशेष ऐसे जितने भी विराम चिन्ह हैं, एक बार हम उन्हें पहचानेंगे, जो भी उनके सूचक हैं, उनके संकेत हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात एक एक को यहाँ पर
भली भांति इनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से देखने का भी प्रयास करेंगे। तो लीजिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से विराम चिन्ह है, जैसे कि पूर्ण विराम, ठीक है। तो इसका पूर्ण विराम को हम जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो पूर्ण होता है उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम अपने आप में इस तरीके से ये जो है उपयुक्त होता है। अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कह सकते हैं, ये इस तरीके से प्रयोग होगी। अर्ध विराम, अर्ध विराम में हम देखते हैं कि ये और इस तरीके से ये रहता है अर्ध विराम। फिर प्रश्नवाचक है मित्रों, प्रश्नवाचक अपने आप में इस तरीके से रहेगा। फिर संबोधन चिन्ह है वो अपने आप में ये रहेगा, ठीक है ना। अभी हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि किस तरीके से संबोधन होगा, प्रश्नवाचक होगा, अर्धविराम किस तरीके से कार्य करता है, पूर्ण विराम किस तरीके से कार्य करता है, अल्प विराम किस तरीके से कार्य करता है। तो ये इनके चिन्ह है, पूर्ण विराम के, अल्प विराम के, अर्धविराम के, प्रश्नवाचक के और संबोधन चिन्ह के। आगे चलते हैं। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। देखो, अवतरण चिन्ह भी कह सकते हैं, उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हैं, ऊपरी विराम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा इसे इंग्लिश में कहते हैं, डबल या सिंगल, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि इनका प्रयोग हमें देखते हैं कि कोई कविता है, कोई नाम है, कोई उपनाम है, वहां पर जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। और कोई सेंटेंस है, कोई किसी के कहे गए शब्द है या कोई किसी की परिभाषा है, तो उसे हम जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह में जो है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपरी जो उद्धरण चिन्ह होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से, अगर डबल है तो इस प्रकार से जो है उसका प्रयोग करते हैं। फिर योजक चिन्ह या समास चिन्ह, योजक, योजक चिन्ह में इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। फिर निर्देशक, निर्देशक जो है वो अपने आप में इस तरीके से कार्य करता है। फिर विवरण चिन्ह जो है वो अपने आप में इस तरीके से कार्य करता है। फिर हंस पद, हंस पद इस तरीके से, मतलब कि यदि आप सेंटेंस लिखते वक्त यदि आपको कोई शब्द चूक हो गई है, आप किसी शब्द को नहीं लिख पाए, तो इस प्रकार का निशान लगा के आप वाक्य के ऊपर ही रख, जहां पर वो शब्द चूक गया है उस शब्द को इस प्रकार का हंस पद लगाकर आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं भूलवश वो शब्द यहां पर हम नहीं लिख पाए, तो हंस पद लगा के आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर संक्षेपण या लाघव, संक्षेपण या लाघव में इस तरह है, हम देखते हैं जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर पूरा लिख के, डॉ लिख के हम आगे इसको लाघव चिन्ह को लगा देते हैं तो पूरा हो जाता है। जैसे कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है तो स और वह करके इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। संवत लिखना है तो स करके आप ये लाघव चिन्ह लगा के आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। फिर तुल्यता सूचक, समता सूचक, उसमें आप इस तरह से बराबर का निशान लगा सकते हैं। फिर कोष्टक होते हैं मित्रों, तो कोष्टक में जैसे कि छोटा कोष्टक है, फिर ये बड़ा कोष्टक है इस प्रकार से, फिर मंझला कोष्टक है इस प्रकार से, इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। फिर लोप चिन्ह, लोप चिन्ह में आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर समाप्ति सूचक और विकल्प सूचक, देखो विकल्प में ये रहता है, विकल्प में रहेगा और समाप्ति सूचक में ये रहता है। ये इस तरीके से आप जब भी कोई बात पूर्ण हो जाए तो उसको आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह में ध्यान रहे कि इस प्रकार से, जैसे कि हम कई बार कोई लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं कि श्रीमान चंपालाल जी, श्रीमान मोहनलाल जी, तो श्रीमान को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये पुनरुक्ति चिन्ह लगा के सिर्फ आपको नाम लिखना है, चंपालाल जी, मोहनलाल जी, कैलाश जी, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है वो उसको, उस सूची को एक बार पुनरुक्ति चिन्ह लगाने के पश्चात बार बार आप जो है वो उसको रिपीट करने की आवश्यकता आपकी नहीं रहेगी। फिर है संकेत चिन्ह और योग चिन्ह। संकेत में आप देखो जिस तरह इस तरह का कोई संकेत बताना है, इस तरह का बताना है, इस तरीके से कोई संकेत देना चाहे तो इसके आधार पर आप जो है इस तरीके से संकेत के आधार पर इसको बता सकते हैं कि संकेत इसलिए है, ठीक है ना। फिर योग चिन्ह है, तो योग चिन्ह में हम देखते हैं कि ये चिन्ह जो है प्लस का, इसमें हम देखते हैं कि जैसे संधि करते हैं तो संधि में हम कई बार धन के रूप में इसका प्रयोग देते हैं, सुरेंद्र, सूर, धन, इंद्र, सुरेंद्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थिति में ये विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारी भावभंगिमा है, या हम जिस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं वो बात जो है भली बातें उन तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो देख लें इन्हें एक बार, ये सारे चिन्ह है आपके समक्ष।
तो ये थे मित्रों जो भी विराम चिन्ह है उन विराम चिन्हों के नाम और ये किस चिन्ह के द्वारा हमसे पहचान सकते हैं और किस चिन्ह को हम क्या कहेंगे। इनकी स्थितियों को हमने देखा कि किस किस तरीके से ये जो है वो प्रयोग में लाई जा सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके उदाहरणों के माध्यम से, इनकी प्रकृति, उनकी परिभाषा के माध्यम से इसको सुस्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक एक क्रमबद्ध एक एक विराम चिन्हों को लेंगे और एक एक विराम चिन्हों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम में आपको बताइए कि जैसे ही कोई भी वाक्य पूरा होता है तो वहां पे पूर्ण विराम लगता है, ठीक है ना, जहां पर आपको रुकना ही है। ठीक है, तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर। ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य में कौन सा लगेगा? ये इस तरीके से लगता है। विस्मयादि बोधक में हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, ऐसे स्थिति में विस्मय पैदा होता है, तो ऐसी जगह पर जो है इस पूर्ण विराम को नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना। और प्रश्नवाचक में भी नहीं लगता है क्योंकि वहां पर ये चिन्ह आ जाता है और प्रश्नवाचक में ये चिन्ह आ जाएगा, तो पूर्ण विराम की आवश्यकता वहां पर नहीं रहती। इस बात को ध्यान रखना, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर हर जगह पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे अजय खेलता है, रमेश खाता है, रेलगाड़ी 4 बजे आती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो वो अपने आप में जो है वो उसमें पूर्ण विराम आएगा ही आएगा लास्ट में, केवल विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर। ठीक है ना, अब देखिए ये पूर्ण विराम है जिसको हमने देखने का प्रयास किया कि ये इस तरीके से इसका चिन्ह रहता है। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम में हमने देखा कि इस तरीके से ये चिन्ह जो है वो रहता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, वाक्य के बीच में होता है। अधिकतम हम देखते हैं कि जब भी हिंदी लिखते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं, तो कॉमा का प्रयोग सबसे ज्यादा जो है ये विराम चिन्ह का उपयोग होता है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में रहता है। वो किस प्रकार से है देखते हैं कि एक इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, दूसरे विराम चिन्हों की अपेक्षा इस चिन्ह का प्रयोग अधिकता से होता है। ध्यान रखना, दूसरे विराम चिन्ह जो है अगर हम उनकी तुलना करें, इसके साथ में इसको कंपेयर करें, तो जो है अल्प विराम का प्रयोग अधिकतम रहता है हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से। ठीक है ना, जैसे अभय। अब देखिए एक वाक्य है, अभय, शालीन, चतुर, मेहनती। एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण बताए जा रहे हैं, उन सबको हम किससे? अल्प विराम के द्वारा ही जो है वो बता सकते हैं। एक एक गुण को अगर आप प्रभावी तरीके से बताना चाहेंगे तो आप अल्प विराम लगाने के पश्चात ही इसको प्रभाव उत्पादक जो शब्दों के माध्यम से इसको सुस्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभय, शालीन, चतुर, मेहनती। अब देखो अल्प विराम आ रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा अल्प विश्राम लेना ही लेना है और सबका हितैषी है। फिर नेक्स्ट है संबोधन शब्द। संबोधित करते हैं हम किसी को, शब्दों के आगे पूरे वाक्य से अलग करने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भैया, देखो क्या लिखा, भैया। आप किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो भैया लगाकर भी वहां पर आपको थोड़ा सा विश्राम लेना है। भैया मैं तेरे फायदे की बात कहता हूं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक संबोधन से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर देखिए उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी इसका प्रयोग होता है। जब भी उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह मतलब कि वही इन्वर्टेड कॉमा डबल है या सिंगल है, इकहरी है या दोहरी है, उससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं अल्प विराम का प्रयोग जो है प्रयोग होता है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उद्धरण चिन्ह, ये देखिए यहां पर उद्धरण चिन्ह मतलब कि प्रदीप ने कहा, ये उसके कहा गया एक वाक्य है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में यहां पर जो है बंद किया गया है, ये इकहरा है उद्धरण चिन्ह। अब तो प्रदीप ने कहा, यहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग यहां पर हो रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी उद्धरण चिन्ह से पूर्व
जिसने ये वचन कहे हैं उसके बाद भी जो है अल्प विराम का प्रयोग होगा। फिर देखिए पत्र में अभिवादन, मैंने आपको कहा कि अल्प विराम का प्रयोग अधिकतम रहता है कंपेयर टू अलग जितने भी टाइप्स के विराम चिन्ह है, हम उसकी अगर तुलना करें इसके साथ में तो अल्प विराम का प्रयोग अधिकतम रहता है। ठीक है ना। पत्र में अभिवादन एवं समापन के साथ भी इसका प्रयोग होता है। हम देखते हैं मान्यवर, महोदय, उसके पश्चात भी हम कहीं ना कहीं जो है अल्प विराम का प्रयोग करते ही करते हैं, जैसे कि श्रद्धेय भाई साहब, भवदीय, ठीक है ना, मान्यवर, महोदय, इस तरीके से हम जो है लिखकर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से रहता है। फिर देखिए अर्ध विराम, अब आता है आपके समक्ष अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का चिन्ह तो ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या है। वाक्य बोलते समय जब अल्प विराम से कुछ ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। देखो अब एक तो बात कही है अल्प विराम की, मतलब कि ये वाला, ठीक है, और एक है पूर्ण विराम, मतलब कि ये वाला। इन दोनों के बीच की स्थिति जो होती है वो किसकी होती है? अर्ध विराम की रहती है। ध्यान रहे, न तो पूर्ण विराम जितना ठहराव लाना है, विश्राम लेना है, और न अल्प विराम से कुछ ज्यादा, मतलब कि पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में काम करता है अर्ध विराम। ओके। फिर देखिए वाक्य बोलते समय जब अल्प विराम से कुछ ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाया जाता है। तब जो है वो अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे उसने ऐसी खबर पढ़ी तो थी, पढ़ी तो थी। अब देखो अल्प विराम से हम ज्यादा रुक रहे हैं लेकिन अल्प विराम से, लेकिन पूर्ण विराम से कम रुक रहे हैं। ठीक है। उसने ऐसी खबर पढ़ी तो थी पर उसे अच्छी तरह याद नहीं रही। ऐसी कंडीशन में आपको अर्ध विराम का प्रयोग करना है। फिर देखिए एक और कंडीशन, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब अर्थ को कुछ अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, सुस्पष्ट करना है, तो भी इसका प्रयोग करता है। जैसे देव और जय बोलने में चतुर है, विजय और संजय लिखने में प्रवीण। इस तरीके से हम अर्थ की दृष्टि से किसी बात को विशेष तरीके से कहने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे ये अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम विश्राम के लिए जाना जाता है अर्ध विराम। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मित्रों प्रश्नवाचक। हालांकि प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप सभी अवगत होंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक का जो चिन्ह रहता है वो ये रहता है, ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको जानते हैं, प्रश्न करना। ठीक है, जहां पर भी प्रश्न करने की स्थिति बनती है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी विस्मय या प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे वहां पर जो है हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता था। प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले हमने कौन सा चिन्ह पढ़ा था? देखिए ये, जैसे कि पूर्ण विराम, ठीक है ना। पूर्ण विराम जो है विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में नहीं लगते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें खास तौर से। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा कि इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, जहां पर पूर्ण विराम लगता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर भी लगेगा वहां पर पूर्ण विराम नहीं आएगा। ये की कंडीशन किसमें होगी? विस्मयादि बोधक जो है जो चिन्ह होता है उसके लिए। यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो वहां पर पूर्ण विराम नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे कि जब भी वाक्य पूर्ण होता है तो पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक जो है विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, चाचा जी जयपुर से आ गए क्या। ठीक है ना। तो जहां पर भी प्रश्नों का भाव, यदि कहीं पूछने की स्थिति हो तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो वो कार्य करता है। अब देखिए ये किस किस कंडीशन में कार्य कर सकता है? जब एक ही वाक्य में कहीं प्रश्नवाचक उपवाद, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहां पर संकल्पना है, ध्यान रहे। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपके समक्ष विराम चिन्ह से संबंधित यदि कोई प्रश्न बोटक होता है तो ऐसी कंडीशन में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। देखिए
कि जब एक ही वाक्य में कहीं प्रश्नवाचक उपवाक्य आ रहे हैं, मतलब कि एक से अधिक जब प्रश्नवाचक उपवाक्य आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ध्यान रखें, जब एक से अधिक उपवाक्य है जो प्रश्नवाचक है, लेकिन एक से अधिक, यदि एक है तब तो आएगा एक पर ही, लेकिन यदि एक से अधिक उपवाक्य है तो प्रत्येक चिन्ह के आप अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है ना। और संपूर्ण वाक्य पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लिए उपयुक्त है, पर्याप्त है उनके लिए। अलग अलग उपवाक्यों के लिए हर एक ही सेंटेंस में अलग अलग उपवाक्य आ रहे हैं, तो वहां पर प्रत्येक उपवाक्य के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, ध्यान रहे, ठीक है। जैसे कि रमेश कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, यह हम क्यों जानना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में देखिए अंत में जो है वो चिन्ह लग गया। रेलगाड़ी उदयपुर कब रुकती है, जयपुर कब रुकती है, सवाई माधोपुर कब रुकती है, ये हम सब जानना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रत्येक, जितने भी मैंने अभी उपवाक्य आपके समक्ष बोले, उन सबके आगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अंत में लगा दें तो ऐसी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये है। फिर देखिए, ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है जिनमें कोई व्यंग्योक्ति की गई हो, व्यंग्य किया गया हो, क्या गया होगा, व्यंग्य किया गया हो। कृपण द्यावान कैसे हो सकता है, कृपण द्यावान कैसे हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए अगर किसी पर कोई कमेंट किया गया, व्यंग्य किया गया, व्यंग्यात्मक जो है कहीं ना कहीं संवाद किया गया है, तो वहां पर जो है वो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह, अब संबोधित करना, जिसमें हम इसका चिन्ह जो होगा वो ये रहेगा, किसी को पुकारने या बुलाने में संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए संबोधन चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे महावीर, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना कक्ष में लाओ। महावीर को पूछा गया, कहा गया कि महावीर, संबोधित किया गया, उसे बुलाया गया, ठीक है ना, कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना कक्ष में लाओ, हे प्रभु इस संकट से उबारो। तो ऐसी कंडीशन में ये संबोधन प्रभु को हो रहा है और ऊपर महावीर को हो रहा है, तो वहां पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना है, या किसी को कुछ आप आदेश दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये संबोधन चिन्ह जो वो कार्य करते हैं। फिर देखिए विस्मय सूचक। विस्मय, जैसे कि हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो या विस्मय हो, ऐसी स्थिति में ये जो है कार्य करता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। जैसे कि इस प्रकार से विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न होना, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों, जो मैंने ये बताए हैं आपके समक्ष, वाक्यांशों के आगे और वाक्यों, विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में होता है, ठीक है ना। वाह बहुत अच्छा काम किया, महेंद्र इधर आ, ठीक है ना, छी छी तुम इतने हृदयहीन हो। तो ऐसी कंडीशन में देखो आश्चर्य हो रहा है, घृणा भी हो रही है, ठीक है ना कहीं प्रेम भी बढ़ रहा है, हर्ष भी महसूस हो रहा है, गौरव ज्ञान धारा कितनी, तो गौरव ज्ञान धारा मतलब आश्चर्य गौरव ज्ञान धारा के सर है ये तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कंडीशन देख सकते हैं कि जहां पर आश्चर्य विस्मय पैदा हो वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, यानी उपविराम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इनके इस प्रकार का ये इसका
जो है चिन्ह रहता है, और इसे अवतरण चिन्ह भी कहेंगे या उद्धरण चिन्ह भी रहेंगे। ध्यान रखना ये इकहरे भी होते हैं, इकहरा यदि रहेगा तो इस टाइप से रहेगा, और यदि दोहरा है तो इस टाइप से रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों की कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रहे आपको इस कंसेप्ट का पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर इकहरा और कहां पर दोहरा जो है वो उद्धरण चिन्ह लगेगा। उपनाम, कोई उपनाम हो, कोई एक पुस्तक हो, लेखक हो, कोई अखबार हो, कोई कविता, इस प्रकार की कंडीशन में यदि कोई नाम है, मतलब कि नाम है, पुस्तक का नाम है, कोई लेखक है, कोई अखबार है, ठीक है ना, तो या पुस्तक का नाम है, ये किसी का उपनाम है, तो वो हमेशा नाम लिखते हैं, जब भी ये नाम लिखेंगे हम तो इसे इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसका प्रयोग किया जाएगा। किसमें? इकहरे, मतलब कि ये वाला एक बार, इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होती है उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्हों में कह सकते हैं कि यदि कोई उपनाम हो, पुस्तक हो, लेखक हो, अखबार इत्यादि का नाम हो, उसे हम इकहरे उद्धरण चिन्हों में जो है उसका प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें, आपके समक्ष इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है श्योर। फिर देखिए किसी कथन को, और आगे एवं किसी कथन को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया था। कोई कथन है जैसे किसने कहा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो ऐसी कंडीशन में जब उनके कुछ कहा गया है, उनके द्वारा कोई वाक्य कहा गया, तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करोगे, दोहरे उद्धरण चिन्ह में उसका प्रयोग होगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए जयशंकर प्रसाद, अब ये प्रसाद का क्या है? उपनाम है। क्या है ये? उपनाम है। उपनाम है, इस उपनाम को हमेशा आप क्या करोगे कि इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसका प्रयोग करोगे इसको, ठीक है। फिर देखिए इस दास की प्रवृत्ति, ईसर दास, ध्यान रखना ये इस दास न होकर यह है ईसर दास, कि ईसरदास प्रणीत हरिरस भक्ति भाव का श्रेष्ठ ग्रंथ। अभी एक ग्रंथ का नाम आ गया, बुक का नाम आ गया, ठीक है ना, तो यहां पर वो एक में ही जो है वो पिरोया जाएगा। फिर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अर्थात ये किसी के द्वारा कहा गया पूरा वाक्य है, शब्द है उनको, तो उनको हम हमेशा दोहरे उद्धरण चिन्ह में जो है वो लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो इस कंडीशन में ये इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो कार्य करता है। ध्यान रहे यदि कोई उपनाम है, कोई लेखक है, लेखक का नाम है, कोई ग्रंथ है, ठीक है ना, कोई अखबार है, ऐसे नाम जो है वो इकहरे उद्धरण चिन्हों में लिखे जाएंगे। और यदि किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी बड़े व्यक्तित्व ने कुछ कहा है, कुछ वाक्य है, उसके कहे गए शब्द है, तो वो हमेशा दोहरे उद्धरण चिन्हों में लिखे जाएंगे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं निर्देशक चिन्ह। अब देखिए ये निर्देशक चिन्हों को हम देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें अब देखिए निर्देशक चिन्ह इस टाइप से समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों के बीच अब देखिए जैसे कि निर्देशक चिन्ह इस तरीके से समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब देखिए जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश किया जाए तब भी जो इसका प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह के रूप में अपन बात करते हैं। अब देखिए प्रमुख रूप से वेद तीन ही है ये, ठीक है ना, तो सोमवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। किसी के कथन को अद्वित करने से पूर्व
जैसे वेदों में कहा गया है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। संवाद योजना में भी चिन्ह का प्रयोग किया था, जैसे कृष्ण बलराम भैया आप रुक्म की सेना को रोको, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ये है निर्देशक चिन्ह, ठीक है ना। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर लगा के, ठीक है। अब चलते हैं आगे, विवरण चिन्ह। यह है आपका विवरण चिन्ह, देख लें। जब किसी कही हुई बात को और स्पष्ट करने या उसका विवरण देने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया, ये देखिए यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस तरीके से कोई कही हुई बात है उसको विशेष रूप से और बल देना है उस पर, तो इसका प्रयोग होगा, या उसका विवरण अच्छे तरीके से देना है तो वहां पर आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर है हंस पद। अब हंस पद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यदि वाक्य लिखते समय यदि किसी शब्द को आप भूल गए या चूक गए तो वहां पर जो है हंस पद का प्रयोग होगा। इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं, ध्यान रखें। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो सही स्थान पर अंश पद का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राजस्थान की राजधानी सुंदर शहरों में एक है। अब देखो यहाँ पर शब्द जो है निकल गया, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं जयपुर। यहां पर लिख सकते हैं जयपुर। इस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर सुंदर शहरों में एक है। तो इस तरीके से ये अंशपद जो है वो कार्य कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं, ध्यान रहे, इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। अब संक्षेपण या लाघव, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट है अपने सामने संक्षेपण करना या लाघव करना। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के छोटे रूप को लिखने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, तो स करके ये लगा दिया, सच्चिदानंद हीरानंद करके ये लगा दिया, और वात्स्यायन। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी डॉक्टर का नाम लिखना है तो डॉक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो ये एक प्रकार का संक्षेपण है। आप किसी भी शब्द को तरीके से जो है यहाँ पर संक्षिप्त करके भी लिख सकते हैं। देख लें इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मित्रों तुल्यता सूचक समता, ठीक है ना। तुल्यता या समता, ये इसका चिन्ह रहेगा, ये इसका चिन्ह रहेगा। इस प्रकार से शब्दों की समता बताने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो उदधि मतलब समुद्र, या एक शब्द ले रहे चंचल, चंचल का मतलब हो गया चलायमान। जैसे कि शब्द हो गया गिजा, गिजा का मतलब खुराक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जब शब्दों की समता बताने के लिए कि शब्द की क्या योग्यता है, शब्द का अर्थ क्या है, तो वहां पर हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तुल्यता सूचक जिसे हम कहेंगे। फिर देखिए गणित के अंकों के लेखन में भी तुल्यता बताने हेतु भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 + 4 तो उनको बराबर के मिला के क्या हो गया 6, तो इस तरीके से ये कार्य होता है, ठीक है। ये तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह माना जाता है। फिर देखिए कोष्टक, नेक्स्ट है कोष्टक। अलग अलग प्रकार के कोष्टक है, इनके प्रयोग भी रहते हैं।
ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का हिस्सा तो नहीं होती पर अर्थबोध कराने की दृष्टि से उसका कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है, उसको विशेष दर्जा देने के लिए कोष्टक में लिखते हैं, तो वहां पर जो है ये प्रयोग होते हैं। जैसे पिछले अध्याय में संज्ञा के तीनों भेदों, देखो उसको छोटे कोष्टक में हमने लिख दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का पूरा पूरा विवेचन किया गया है। तो ठीक है, मुख्य वाक्य का हिस्सा तो नहीं होते पर अर्थबोध कराने की दृष्टि से उसका प्रयोग होता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं कोष्टक में लिखकर बतला सकते हैं। देख लें इसे, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मतलब लोप चिन्ह। अब है लोप चिन्ह, मतलब कि देखो लिखते समय जब कुछ शब्द अंश छोड़ दिया जाता है, मतलब कि इसको डॉट 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 ईटीसी कहते हैं ना, तथा उसके स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रमेश बुद्धिमान है, व्यवहार कुशल है, पर ऐसे कंडीशन में हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। छोड़ना, छोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग, यदि आप वाक्य लिखते हुए कुछ पार्ट ऐसा होता है, भावी व्यक्ति ऐसी होती है कि वो लिखना अनुचित रहता है या उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहां पर ये बताया गया है, ठीक है। फिर है समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है ना। समाप्ति सूचक चिन्ह में क्या होता है, देखिए इस तरीके से, जब कोई वाक्य के अंत में या कोई चैप्टर एंड हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है, तो अंत में हम ये लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब भी पेपर एंड हो जाता है, हम देखते हैं कई बार भी, जो भी आरबीएससी के सीबीएसई के पेपर देखे होंगे अपने, तो पेपर जब अंत में आता है तो इस प्रकार के 3 क्रॉस निशान आते हैं, मतलब कि समाप्ति सूचना, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक विराम चिन्ह है, ठीक है ना, एंडिंग का। किसी पाठ, अध्याय, ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे इतिश्री चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है ना। इतिश्री भी इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इतिश्री। फिर है विकल्प, ऑप्शन, ठीक है ना। विकल्प के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, या तो ये या ये, ठीक है ना। जब कहीं दो में से एक का चयन करना होता है तब विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो सदा रहने वाला है, अर्थात देखो क्या लिखा है, शाश्वत, शाश्वत, सनातन, नित्य या चिरंतन। इस प्रकार से इन सब में हमने यहां पर विकल्प जो है वो लगा दिए हैं, ताकि ये जो है विकल्प चिन्ह के रूप में कार्य करे, ठीक है ना। ये सारे शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन विकल्प है, या तो शाश्वत हो, सनातन हो, नित्य हो, चिरंतन हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। तो देख लें इन्हें, इन चिन्हों को, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं मित्रों पुनरुक्ति चिन्ह। देखो पुनरुक्ति, पुनरुक्ति जो होती है मतलब कि बार बार, पुनरुक्ति मतलब कि बार बार दोहराना, ठीक है ना। तो देखिए जब ऊपर लिखे शब्द या शब्दार्थ को जो करते हो, जब जो जब जो लिखते हो, तब पुनः नीचे भी लिखना हो, तब पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए कि जैसे कि डॉक्टर विनोद राजेंद्र, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए डॉक्टर लिखा है, लेकिन नीचे राजेंद्र लिख दिया, और इस निशान को यहाँ पर हम बता सकते हैं इस प्रकार से, ये इसका चिन्ह रहता है। इस प्रकार से आपको पुनः डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि एक ही शब्द जो है वो बार बार लिखना है, तो उसको बार बार न लिखते हुए आप ये पुनरुक्ति चिन्ह यदि लगा देते हैं तो वो वहां पर मान्य रहेगा। जैसे कि हम कई बार लिस्ट बनाते हैं, श्रीमान मोहनलाल जी। अब आपको अंत में क्या करना है कि और बहुत सारे 10-12 नाम है, तो आप श्रीमान को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, ये आप ये चिन्ह लगा देंगे तो श्रीमान ही अपने आप में रहेगा, ठीक है ना। नटवर लाल,
ठीक है ना, और भी कोई नाम है तो आप पूरी लिस्ट को इस तरीके से रखते हैं, मतलब कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार ना हो, पुनरुक्ति को रोकने के लिए एक दोष माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे इस चिन्ह से जो है वो बता सकते हैं, ये मान्य रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पुनरुक्ति चिन्ह जो है वो कार्य करता है। फिर है संकेत चिन्ह। अब देखिए संकेत चिन्ह में देखिए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से कि जब कोई आप ऐसा कोई विशेष शब्दों से संबंधित यदि कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नाटक पढ़ रहे हैं, रिपोर्टाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी कठिन शब्द होंगे उनके आगे इस तरह का निशान होता है और उनके शब्द का अर्थ पेज के अंत में लिखा होता है। तो ये जो है संकेत चिन्ह होता है कि ये वो शब्द है जो क्लिष्ट है और इसका अर्थ पेज के अंत में लिखा हुआ है। तो जैसे कि जब, अब मैं आपको इसकी प्रकृति से बताता हूं कि जब वर्णन विवेचन में किसी शब्द विशेष ग्रंथ विद्वान का परिचय एवं संदर्भ देना हो, तब उस शब्द के अंत में या ऊपर ये तारक चिन्ह लगाकर, क्या लगाते हैं, ये तारक है, और तारक चिन्ह लगाकर इस पृष्ठ पर नीचे पुनः उक्त का प्रयोग कर उसके बारे में विस्तार से स्पष्ट किया जाता है। ऐसा कोई क्लिष्ट शब्द हो जो वाकई में इसका अर्थ जो है कहीं ना कहीं क्लिष्ट रहता है, उसको उस तारक चिन्ह से लगाकर बता दिए कि इसका जो अर्थ है वो पेज के अंत में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम ने दशानन को प्राप्त किया। अब यहां पर जो है यदि हम ये चिन्ह लगा दें इस प्रकार से, तो वो समझ जाएगा कि ये संकेत चिन्ह है और इसका अंत में अर्थ लिखा हुआ है, अर्थात ये देखो इस तरीके से ये पेज के अंत में मिल जाएगा और दशानन का मतलब होता है रावण। तो ऐसे कंडीशन में ये संकेत चिन्ह माने जाते हैं जहां पर ये तारक चिन्ह लगाया दिया जाता है कि ये जो है इसका शब्द का अर्थ आपको पेज के अंत में मिल जाएगा। ठीक है ना, इसे हम संकेत चिन्ह कहेंगे। तो ये है पुनरुक्ति और ये है आपके समक्ष संकेत चिन्ह। देख लें इसे। लीजिए मित्रों, अब चलते हैं आगे। योग चिन्ह अब है आपके समक्ष योग चिन्ह। जैसे कि मैंने बताया था आपको सर्वप्रथम ही, ये योग चिन्ह जो है वो हिंदी व्याकरण दृष्टिकोण से भी कार्य करता है। देखिए योग चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। व्याकरण में संधि एवं संधि विच्छेद में योग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्य, धन, इंद्र, सुरेंद्र। ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं विद्या, धन, आलय, और इसका बन गया विद्यालय। ठीक है ना, तो ये जो शब्द है ये अपने आप में संधि में कार्य करता है और इसे हम योग चिन्ह कहते हैं और हमें धन भी पुकारते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मित्रों ये आपके पूर्ण जो है जितने भी प्रकार के हिंदी दृष्टिकोण से जो जो विशेष चिन्ह रहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरणों और तमाम इनके चिन्हों के द्वारा इनकी प्रकृति और परिभाषा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी प्रकार के चिन्ह हैं जो आपको वाकई में हिंदी लिखावट में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और आने वाली जो आपकी भर्तियां हैं उन भर्ती परीक्षा में भी ये बिंदु जो है आपके लिए विशेष रहेगा। तो इस प्रकार मित्रों आज की कक्षा के माध्यम से हमने विराम चिन्हों का प्रयोग जो है इस बिंदु को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप इसे भलीभांति समझ पाए होंगे। तो मित्रों आज के इस विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ ही हम हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण में आपकी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा है उसका आपका सिलेबस पाठ्यक्रम लगभग इस विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ में ही यहाँ पर विराम लेते हैं हम, और आपका पाठ्यक्रम जहां तक मैं संतुष्ट हूं कि मैंने आपके लगभग सारे ही बिंदु, लगभग क्या मतलब कि लगभग तो पूरा ही पाठ्यक्रम हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया है। मित्रों आशा है कि आपको ये कक्षाएं बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और आगे की कक्षाओं के लिए और भी हम देखते हैं जब भी और भी भर्ती परीक्षाएं जब मिलेंगे, और अब उम्मीद है कि आप लोग हिंदी का पेपर जो है बहुत ही तरीके से करेंगे। आपके समक्ष मैंने जो भी पाठ्यक्रम रखा उसको भलीभांति आप पढ़ते रहें
और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस प्रतिपरीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।